हेलो प्रियचित विद्यार्थियों, कल मैंने आपको फिजिक्स की पहले चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो कराई थी। अब इसमें पार्ट 2 चल रहा है, उससे आगे की वीडियो। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे, मैंने एक वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आप लोगों ने हमें कमेंट में नहीं दिया, सिर्फ एक छात्र ने हमें बताया है अब तक। तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है। देखिए, कोई भी टॉपिक सही, जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। कृपया करके पहले आप सब लोग पिछली वीडियो को पूरा देखें, और उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। याद रखना, जो भी क्वेश्चन हमारा है बहुत सिंपल है, उसी के आधार पर जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके पहले हमने उसका परिभाषा कराई थी, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। और इस वीडियो को भी पूरा देखना, जब भी कुछ समझ में आएगा। और क्लास 12 के जो भी छात्र हैं, वो छात्र अपने सहपाठियों को, अपने साथ पढ़ने वालों को या अपने से दूर रहने वालों को वो वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त आगे बढ़ सकें, उनको भी आगे फिजिक्स का ये जायका मिल सके। बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके चल रहे हैं। कल मैंने तुम्हें पार्ट 1 में एक लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था, उसका आंसर नहीं बताया, लेकिन फिर एक बार चांस दे रहा हूँ। अगली बार उस क्वेश्चन का आंसर चाहे इस वीडियो में चाहे उसी वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते। हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और कमेंट में जो भी मैं छोड़ता हूँ उसका आंसर ज़रूर देना, ठीक है। चलिए, हमारा इसमें पहला क्वेश्चन एक उसी के बाद का है कि स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है। क्या बोला विद्यार्थियों कि निम्न वैद्युतिकी में से संबंधित निम्न से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है। 4 कथन दिए हुए हैं, ऑप्शन तुम्हारे पास 4 है बेटा। अब 4 ऑप्शनों में कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हमारा यथार्थ नहीं है। तो देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है आवेश क्वांटीकृत राशि है, बिल्कुल राइट है। आवेश हमारा क्वांटीकृत राशि ही होती है, आवेश संरक्षित होता है, बिल्कुल सही बात हमने कल बताया था इससे पिछली वीडियो में। बल रेखा क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती, बिल्कुल सही बात है। चौथा, घर्षण से इलेक्ट्रॉनों का उत्पादन होता है, नहीं, ये हमारा यथार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी। कौन सा सही हो जाएगा? डी, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम धनावेश करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3, 5, 7, 9। हमसे क्या पूछा भाई? एक वस्तु का कूलाम दे दिया है, क्या दिया है? Q बराबर 5 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। कितना दिया है? 3 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। एक सूत्र पढ़ा था, हमने बताया था कल, Q बराबर Na। क्या था? Q बराबर Na। यहाँ पर बेटा हमें क्या निकालना है? N निकालना है, क्योंकि हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। हमने कल बताया था ये टॉपिक कि E क्या होती है और N क्या होती है, मैंने सारी चीज बता दी। एक एक पॉइंट ये समझ के चलिए कि पिछली वीडियो में एक एक जड़ लेके चला हूं, बहुत छोटे से छोटे पॉइंट को मैंने बता के चला हूं। तो हमें N निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। तो N बराबर, भाई ये क्या है? Q का मान 5 × 10⁻⁻⁹ बटे E का मान निश्चित होता, मैंने कल भी बताया था 1.6 × 10⁻⁻⁹। अच्छा, 19 से 19 ये कट जाएगा, घात बचा हमारे पास 5 बटे
क्या बचा है, n बराबर 5/1.6, यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा लो, यानी कि 50 बटे कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी 16 48, 2 बचा, 16 एकम 16, 3.1। अब इसमें ऑप्शन तो भैया कोई 3.1 नहीं है, कैसे सही करोगे? आंसर हमारा क्या बन रहा है 3.8, लेकिन आगे से हमारा पॉइंट में नहीं जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक संख्या किसमें पॉइंट में नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन निश्चित होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये समथिंग किसका है भैया 3 का, किसका समथिंग है 3 का, तो ऑप्शन इज द राइट, कौन सा होगा 3, कौन सा होगा 3 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं होती है ना, 1 होगा 2 होगा 3 हो सकता है, 4 होगा, इसलिए हमारा ये किसके समथिंग है 3 के, तो हमने क्या लिख दिया 3, ऑप्शन इज द राइट। इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में और यही तुम्हें गुमराह करेंगे, 1 नंबर कट पाएंगे तुम्हारा, ये 1 नंबर जा रहा है, तुम करोगे 3.8, इसमें कोई यही नहीं ऑप्शन है, क्यों नहीं भाई, तुम्हें बुद्धि है दौड़ाने की, n निश्चित होती है, क्या होती है निश्चित, है ना, तो तुम्हें अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के चलना है बेटा, अगर दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाए तो रियल बता रहा हूं कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई 3, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसमें एक पॉइंट है कि स्थिर आवेश जबकि गतिशील आवेश जबकि त्वरित आवेश, यानी कि अलग अलग हमने कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए हैं, कुछ रिक्त स्थान हमने छोड़ दिए हैं और रिक्त स्थान को हमें भरना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या है उसको देखिए। हमने तुम्हें बताया है कि स्थिर आवेश जबकि गतिशील आवेश जबकि त्वरित आवेश, जो स्थिर आवेश होता है वो हमारे वैद्युत क्षेत्र, किसमें होता है वैद्युत क्षेत्र में, किसमें होता है भाई वैद्युत क्षेत्र में, स्थिर आवेश किसमें होता है वैद्युत क्षेत्र में, पॉइंट है, स्थिर आवेश किसमें होता है भाई वैद्युत क्षेत्र, जबकि गतिशील आवेश, गतिशील आवेश किसमें होता है चुंबकीय क्षेत्र, किसमें होता है चुंबकीय क्षेत्र, जो गति करता है, गति हम किसमें करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब हमारा गतिशील आवेश जो है वो किसमें होता है भाई चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें चुंबकीय क्षेत्र में, जबकि त्वरित आवेश, त्वरित आवेश हमारा किसमें होता है भाई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इसमें विद्युत और चुंबक दोनों आ जाते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि त्वरित आवेश, यानी त्वरित जो त्वरित है वो आवेश और गतिशील दोनों को विद्यमान रखता है अपने अंदर, ऑब्जर्व कर लेता है, दोनों चीज होती है इसके अंदर। तो उसमें क्या है कि आवेश जो हमारा स्थिर आवेश था वो क्या है वैद्युत क्षेत्र में होता है, जबकि गतिशील आवेश किसमें होता है चुंबकीय क्षेत्र में होता है, जबकि त्वरित आवेश किसमें होता है बेटा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इसमें दोनों पॉइंट आ जाएंगे, विद्युत यानी कि ई होता है इलेक्ट्रिक और बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ये तुमसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसके बाद तुम्हारा आता है नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। अब जब हमारे कूलाम बब्बा जो थे इन्हें थोड़ा ना ध्यान से समझ लियो, ज्यादा बार आते हो, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार आया भी है और इससे हमें क्वेश्चन भी कहीं मिलते हैं। तो ये कूलाम ज्यादा ने थोड़े खतरनाक तो नहीं है लेकिन ज्यादा हार्ड भी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कूलाम का नियम क्या है। देखिए इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला क्या भाई
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कोई बिंदु है, देखो ध्यान दो, यहां पर Q1 है कोई, और इनके बीच में कोई दूरी R है, और यहां पर एक आवेश है Q2। क्या है? Q2। ये हमारे स्थिर है, ये आगे विचरण नहीं कर रहे हैं, आगे विचरण नहीं कर रहे हैं, स्थिर हैं Q1 और Q2। ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, अब बेटा तुम लोग पढ़ चुके होगे, हालांकि मैं ये जहां तक जानता हूं आप लोग कहीं ना कहीं अपनी बुक से या कहीं किसी भी टीचर के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन जिस छात्र ने, जो भी विद्यार्थी हमारे नहीं पढ़ रहे उनको तो मैं बताऊंगा ही, जिसने पढ़ लिया है वो लोगों को पता होगा कि यहाँ पर क्या आएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, दोनों बल लगते हैं बेटा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, यानी कि जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगा उनके आवेशों की मात्राओं का गुणनफल, यानी कि गुणनफल के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती, तथा बीच की दूरी, जो ये बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कठिन तो नहीं है बेटा। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर हमारे दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये दोनों स्थिर आवेश हैं, इनके बीच में क्या है, R दूरी लगी हुई है। क्लियर ना? डिनोटेड पॉइंट आप इसको नोट करते चलना साथ ही साथ छात्रों, इसका नोट्स बना लेना, बहुत ही शानदार नोट्स है ये, आपको जो भी मैं इसीलिए मैं लिखा के चल रहा हूं और मैं बता रहा हूं आपको, फिर से एक बार कह रहा हूं, हो सकता है आपकी 1-2 दिन में लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स लाइव में इंटरेस्ट जो आता है वो किसी में नहीं आता है, क्योंकि कुछ हम करें और कुछ तुम करो तभी मजा आता है ना। तो जब हम कुछ पूछे तुम उधर से जवाब दीजिए तब आनंद आएगा। तैयार रहना, या तो हो सकता है कल शाम को हम लाइव लेके आए, अगर कल किसी कारणवश नहीं आ पाए तो अगली कल लाइव में जरूर आएंगे, फिर मिलेंगे लाइव के साथ, एंजॉय करेंगे। मस्ती में जो पढ़ाई होती है ना वो किसी में नहीं होती है, मस्ती भी करते जाइए पढ़ाई भी करती जाइए, लेकिन मस्ती सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दो, अब इसमें हमने एक पॉइंट लिखना है, माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश तथा इनके बीच की दूरी R है, इनके बीच की दूरी R है। तब कूलाम के नियमानुसार
कूलाम का नियम क्या कहता था कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट था अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? वही बल। तो F प्रोपोर्शनल 1/r², F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये कूलाम के नियम से क्लियर लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, इसको समीकरण 1 डाल लो, इसको समीकरण 2 डाल लो, इसको समीकरण 1 डाल लो और इसको 2 डाल लो। समीकरण 1 बा समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को मिला दो तो क्या हो जाएगा भाई? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r², ठीक है। क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। क्लियर ना? प्रोपोर्शनल हटाइए यहां से तो क्या लग जाएगा भाई? K लग जाएगा, Q1 Q2 बटे r²। क्या लग गया भाई? K लग गया। और ये K हमारा यहां पर क्या है? स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, जहां K एक स्थिर वैद्युतिकी नियतांक है। क्या है भाई? स्थिर वैद्युतिकी नियतांक है। क्लियर ना? यहां पर K एक क्या है? स्थिर वैद्युतिकी नियतांक है। निर्वात में इसका मान निर्वात में इसका मान कितना होता है भाई? 9 × 10⁻⁹, यानी कि ये निर्वात में मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो यहां रख दीजिए F बराबर 9 × 10⁻⁹। K की जगह क्या रख देंगे भाई? 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे r²। बेटा ये चीज समझ में आ गई होगी कि कोई मैंने K की जगह क्या रख दिया? K का मान 9 × 10⁻⁹। क्लियर ना? देखिए 9 × 10⁻⁹ रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई समस्या आती है तो हमें आप कमेंट में बता सकते, कोई भी पॉइंट अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो वो पॉइंट हमें कमेंट में बता सकते हो, उसका समाधान हम आपको किसी भी प्रकार से दें, लेकिन देंगे, ठीक है। कोई भी समस्या आए जरूर पूछना। अब इसके बाद यहां K, जो हमारी यहां पर K है, K जो दी हुई है वो क्या है? यहां पर वायु तथा वायु या निर्वात में, यहाँ K वायु या निर्वात में निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है? वैद्युतशीलता है। तब K बराबर होता है 1/4πε0 और 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹। तो रख दीजिए, यहां पर क्या लिख सकते हैं? एक तो हमारा ये हल हो गया, हम इसके स्थान पर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r² लगा देंगे।
यही हमारा क्या होता है बेटा, समझ में आ गया होगा। के वायु या निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है, जो के बराबर 1/4πε0 बराबर 9×10⁻9। एक एक पॉइंट मैंने तुमको मतलब नोट करके दे दिया है। अगर अब भी तुम नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। एक एक पॉइंट बेटा एक एक क्लियर चल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो गया होगा फाइनल, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप सब लोग अगर मेहनत करते रहोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे, ये तो हमारा नियम तो हो गया। अब ध्यान देना, निर्वात में जो वैद्युतशीलता ε0 होती है उसका हमें विमा कैसे निकालेंगे। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ध्यान देना, इसका मान जो होता है ε0 का 8.85 × 10⁻12 यानी कि 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, ये इसका मात्रक होता है। अब यहाँ पर ε0 जो दिया हुआ है, यानी ε0 जो दिया है की विमा, इसकी विमा कैसे निकालोगे, ध्यान देना। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r², क्लियर ना। अब ये F यहाँ ε0 की जगह भेज दो, ε0 F की जगह भेज दो, क्योंकि ये भाग में इधर गुणाम हो जाएगा, ये गुणाम है भाग में हो जाएगा, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 1/4πf बराबर सॉरी इंटू Q1 Q2 बटे r²। ध्यान देना 1/4π जो एप्सिलॉन 1/4π है, ये हमारा क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक, तो इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास बचा है 1/f, f की विमा यहाँ लिख देंगे हम, समझ में रहेगा तुम्हें, यानी कि बल की विमा इंटू Q1 Q2 की विमा और r² की विमा। मैंने लिख इसलिए दिया तुम्हें समझ में अच्छा आएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान देना, बल की जो विमा होती है वो क्या होती है, बल की विमा क्या होती है, अच्छा बताइए, सबको पता होगी। बल की जो विमा होती है वो होती है हमारी mLt - 2, mLt - 2। Q का मैं डायरेक्ट नहीं पता, Q बराबर क्या होता है भाई, IT, तो ये Q1 बराबर भी I2, Q2 बराबर भी I2। I का होता है A और T का होता है T, I का होता है A और T का होता है T, यानी 2 है ना, बटे R क्या, दूरी, दूरी की विमा क्या होती है L, तो L2 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ऊपर है A और A² T स्क्वायर बटे M, L कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, T - 2, ये सबको ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा M माइनस का हो जाएगा 1, L माइनस का 3 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा माइनस का 2 और ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4, A2। यही हमारी क्या होती है, वैद्युतशीलता की विमा, यानी ε0 की विमा होती है। क्लियर, अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। आपको यहाँ तक किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो बताइए, नहीं तो चलिए आगे इसके बाद नए टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पर, इसके बाद नया टॉपिक
चलिए देखिए, अगला टॉपिक है हमारा आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक। क्या है? आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक। अगली हेडिंग है आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक। चलिए इसमें देखो क्या लिखना है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लिखना है, यानी कि जो आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक होता है इसका हल करना है पूरा, इसको दिखाना पड़ेगा। आ जाता है हमारे पेपर में 2 नंबर में, इसलिए अच्छे से कंप्लीट कर लेना। देखिए हमसे कह रहा है, इसमें होता है देखो, यदि 2 आवेश, इसमें लिखना है यदि 2 आवेश Q1 Q2 यानी कि यदि 2 आवेश Q1 Q2 है जो वायु या निर्वात में रखे हैं, वायु या निर्वात में रखे हैं, यानी कि मैंने तुम्हें क्या बताया, यदि 2 आवेश Q1 Q2 हैं जो वायु या निर्वात में रखे हैं, ये r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर है, तब r दूरी पर हैं, तब इनके मध्य लगने वाला बल F बराबर, क्योंकि मैं ये पीछे हल करा चुका हूं तो इसको क्यों बार बार लिखा हूं, कूलाम का नियम अभी कराया था ना, याद होगा शायद आपको। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे r²। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, यानी कि जब 2 आवेश या 2 आवेश हैं वो वायु या निर्वात में रखे हैं और जिनके बीच की दूरी क्या है, r है, तो क्या होगा, इनके मध्य जो है, मध्य में जो बल लग रहा है वो क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसको समीकरण डाल दिया 1। यदि वायु या निर्वात के स्थान पर जल या किसी माध्यम में रख दिया जाए तब लगने वाला बल Fm बराबर, अब इसमें ध्यान देना 1/4πε होगा, नॉट नहीं m, क्योंकि m है, माध्यम लिया है, Q1 Q2 बटे r²। इसको डाल दो समीकरण 2। समीकरण 1 में
2 का भाग करने पर, का भाग करने पर। अब लगा दीजिए भाग। समीकरण 1 क्या है भाई, एफ बटे एफ एम बराबर, ये एफ एम, एफ का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है बेटा? आप सब लोग जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें उसको गहनता से पढ़ें। मैंने एक एक निचोड़ निकाला है और आप सब वीडियो को रोक रोक के अपने नोट्स बनाते चलना। साथ साथ जैसे हमारी हेडिंग आती है उस पूरी हेडिंग को देख लो, उसको वीडियो को रोक लो, नोट्स बना लो, चाहे अपने स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में लिख लो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन नोट्स जरूरी हैं, क्योंकि नोट्स नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार रिवाइज करोगे, दोबारा फिर रिवाइज करोगे, एक बार फिर वीडियो हमारी देख लेना, तो यानी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखो बेटा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कट जाएगा, जो बच्चा है वो लिख लीजिए, एफ बटे एफ एम बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट बटे 1/एप्सिलॉन एम बचा है, और कुछ नहीं बचा है। ये एप्सिलॉन एम जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो एफ बटे एफ एम बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट है ये हमारा क्या होता है, परावैद्युतांक। क्या होता है, परावैद्युतांक। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, किससे, के से। तो इसकी जगह हम के भी रख सकते हैं। अब जो परावैद्युतांक, आपेक्षिक परावैद्युतांक होता है, सॉरी इसे आपेक्षिक कहते हैं, आपेक्षिक परावैद्युतांक। अब ये हमारा जो होता है इसको हम कह देते हैं एप्सिलॉन आर। तो हम इसकी जगह एफ बटे एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर के भी लिख सकते हैं, परावैद्युतांक के होता है। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, मेन टॉपिक हो गया। इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, और ये बहुत अच्छे से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका और ये आगे बढ़ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर जो एप्सिलॉन एम है वो आपको पता ही है, माध्यम की वैद्युशीलता है, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की वैद्युशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक 2-3 पॉइंट हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। इसको हटा दूं, देखिए सुचालक जो छड़ होती है, सुचालक छड़ के लिए परावैद्युतांक का जो मान होता है वो होता है हमारा इन्फिनाइट। क्या होता है बेटा, इन्फिनाइट, अपरिभाषित, अनंत। अच्छा, अब इसका दूसरा पॉइंट जो होता है वायु
जो हमारी वायु निर्वात बहुत देर से चलता आ रहा है उसके लिए इसका मान क्या होता है, वायु या निर्वात। वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक होता है 1। याद रखना, जब हम आगे डेरिवेशन कोई कराते हैं तो के का मान क्या रख देते हैं, 1। यहीं से ये देखो, ये पॉइंट मैंने लिख दिया, ये डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं वायु तथा निर्वात में होने पर ये के बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मान यहाँ से निकलता है। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है वो कितनी होती है, 1 निश्चित होती है, ठीक है। और जल के लिए, किसके लिए, जल के लिए, जल के लिए परावैद्युतांक होता है भाई 80। कितना होता है, 80 निश्चित होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमसे उसमें कई बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जल के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 80 होता है, ठीक है, निश्चित है ये। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम कमेंट में दोगे। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। इसका तुम्हें आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, अगर तुम सब लोग वीडियो देखोगे तो इसका आंसर बहुत सरलता से दे दोगे, क्योंकि हो सकता है शायद मैंने पीछे बताया हो, इसलिए इसको आप पीछे से जब वीडियो देख के आओगे तभी आप समझ पाओगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नहीं देंगे हम, सिर्फ तुम्हें आंसर कमेंट में देना है। ऑप्शन का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं क्लियर करा चुका हूं तुम्हें। तो इसका आंसर आप सब लोग कमेंट में जरूर बताना में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, किसी को चालक यानी विद्युतरोधी माध्य का परावैद्युतांक हो सकता है, किसी को चालक इसे परावैद्युतांक भी, परावैद्युत भी कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ, अचालक भी बोलते हैं, विद्युत रोधी भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, इसे अचालक भी कहते हैं, विद्युत रोधी भी कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। किसी को चालक माध्य का परावैद्युतांक हो सकता है, माध्य का परावैद्युतांक हो सकता है। कितना हो सकता है, उसका आंसर आप सब लोग नोट करिए। पहला नंबर ऑप्शन कर लीजिए इसका -3, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन हमारा है इसका 0.7 और चौथा ऑप्शन इसका हमारा 6। अच्छा, इसका क्या आंसर हो सकता है, मैंने अभी तुम्हें इससे पहले, अगर चाहो तो ये भी आंसर बता सकते हो, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि किसी भी जो वायु या निर्वात में किसी पदार्थ की विद्युत वो परावैद्युतांक का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से कम तो नहीं होगा, 1 से ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर कुचालक आ गया, तो कुचालक के लिए 1 से कम नहीं होता है, कुचालक के लिए 1 से कम नहीं होता है। अब इसमें बेटा -3 है, 1 से ज़्यादा है या कम, कम है ना, क्योंकि माइनस नीचे आ गया, 1 से बहुत नीचे माइनस लगा है। माइनस वाली संख्या वैसे भी प्लस वाली से छोटी होती है, तो ये भी, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 0 1 से छोटा ही होता है, ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा। 0.7 1 से बड़ा है छोटा है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 6 हो सकता है। अगर कोई वैल्यू दी होती तो उसके हिसाब से हल किया जाता। अब उसने हमसे सीधा सीधा पूछा है माध्य के अनुसार, इसलिए ठीक है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक करते हैं। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना कमेंट में। पानी देखिए, अगला है तुम्हारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण पहले इसका चित्र बनाइए। ध्यान देते जाना चित्र को, क्योंकि चित्र समझ में आ जाएगा तो अच्छे से क्लियर कर लोगे। बहुत अच्छे से ध्यान देना है इसको, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज करने से पहले उसको बड़ा सरलता से देखना पड़ता है। जब उसको सरलता से देख लोगे तो कभी भी कठिनाई नहीं आएगी, याद रखना, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, और ये हमारा 1 2 है, और ये 2 1 है, ठीक है। और इन पे बल भी लग रहे हैं, 2 बल होंगे। एक हमारा और बल होगा यहाँ पर F12, और यहाँ पर जो बल होगा वो F21 होगा। क्लियर? ये हमारा चित्र है। तो इसका सदिश निरूपण कैसे करते हैं तो ध्यान देना। वेक्टर F बराबर, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब देखो हमने यहाँ पर क्या कराया था, Q1 Q2, लेकिन यहाँ पर जो आवेश लिए जाएंगे वो एक Q और एक Q0 बटे R²। कोई दिक्कत नहीं, Q0 ले सकते हैं, Q1 Q2 भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और वेक्टर R, ये सदिश निरूपण है, ठीक है। सॉरी, वेक्टर R नहीं, यहाँ पर कैप होता है, कैप। अब ये जो कैप होता है इसको क्या कहते हैं? एकांकी सदिश। इसे क्या बोलते हैं भाई? एकांकी सदिश। अगर नहीं पता हो तो ध्यान देना, इसे क्या बोलते हैं? एकांकी सदिश बोलते हैं। ये किसको प्रदर्शित करता है भाई? ये दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा बताता है। पॉइंट लिखते जा रहा हूं मैं, अच्छे से कभी भूल नहीं सकते, ये चीजें वहीं पर याद रख सकते हो। ये हमारा क्या है? एकांकी सदिश होता है, कैप जिसे बोलते हैं, वो एकांकी सदिश है। और ये क्या बताता है? दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा। जो यहाँ पर R दिया है, R कैप, इसका मान जो होता है वेक्टर R बटे R। क्या होता है? वेक्टर R बटे R। तब यहाँ पर क्या बनेगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q Q0
बटे आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर बटे आर। तो आर क्यू हो जाएगा, तो एफ वेक्टर एफ बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बटे आर क्यू वेक्टर आर। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। देखिए जो 1/4πε0 यानी नॉट इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, इसका बल का परिमाण, बल का परिमाण। ये क्या है, बल का परिमाण है। और जो आर कैप होता है वो बल की दिशा होती है, बल की दिशा क्या होती है, बल की दिशा होती है। तब आर कैप बराबर वेक्टर आर बटे मॉड ऑफ वेक्टर आर। ये हमारा सदिश निरूपण है, इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? कई लोग बहुत बड़ा करा देते, लेकिन हमें बड़ा नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा, इतना ही कर देना, पूरा नंबर मिलेगा गारंटी के साथ। हटा दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका क्लियर करके आगे बढ़ना। चलिए अब इसके बाद कूलाम के नियम से तथ्य हैं कुछ, कूलाम के नियम के तथ्य। ठीक है, अब इसके तथ्य क्या हैं, लिखने की बजाय हम ऐसे बता देंगे। चाहे लिख ही देते हैं, तुम लोग थोड़ा नोट्स तब भी बना लोगे अच्छे से। पहला है कूलाम का नियम स्थिर एवं, कूलाम का नियम स्थिर एवं, ध्यान देना, मैंने स्थिर पहले भी तुम्हें बताया था, स्थिर एवं बिंदु आवेश का पालन करता है। ठीक है, या के लिए लगता है, पालन करता, बात है कि ये दोनों की। ठीक है, यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम का पालन करता है। कूलाम बल, कूलाम जो है बल गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कूलाम बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में इसका कितना होता है भाई, 10⁻40 गुना होता है। कितना होता है, 10⁻40 गुना प्रबल होता है या अधिक होता है। ठीक है, कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻40 गुना प्रबल। क्लियर? इसके बाद आपका टॉपिक चलेगा वैद्युत क्षेत्र। कौन सा चलेगा? वैद्युत क्षेत्र।
वैद्युत क्षेत्र देख लीजिए, छोटा सा ये, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में कराएंगे। वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इसकी परिभाषा बता रहा हूं, क्योंकि इसमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं होता है, इसकी परिभाषा ही सीधी सीधी लिखा दे रहा हूं। किसी आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र, यानी कि किसी आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण हमारे समय चलेंगे, क्योंकि आकर्षण हमारा पिछाई नहीं छोड़ेगा। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या करता है? अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और हमारा ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा अगली वीडियो फिर एक बार पुनः रिपीट कर देंगे। तो इसी के साथ आप सभी लोग हमारे पीके सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप सबको मैं एक चीज़ बता दूं, वो जो क्वेश्चन मैंने दिया पिछली वीडियो में उसका आंसर, और इसमें एक क्वेश्चन दिया उसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताना, जब भी हम जानेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हो अच्छे से। नहीं तो लापरवाही है, लापरवाही नहीं कीजिए, समय नज़दीक है। इसी के साथ आपको हमारी तरफ से शुभ रात्रि।